जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एसटीईटी री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए अपने चैनल पर 50 नंबर की तैयारी के लिए प्रत्येक दिन आपके सामने वीडियो ला रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर 9 तारीख से एग्ज़ाम होने वाली है, इसका लेटर भी निकाल दिया गया है कल। तो उसके संदर्भ में आज का जो हमारा टॉपिक है एसटीईटी री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, वो टॉपिक का नाम है भारत में कार्यरत मुख्य एजेंसियाँ। अब यहाँ से सवाल आपको पूछे जाते हैं, जो भी हमारे इंडिया में एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित एजेंसियाँ जो हैं, उस एजेंसियों के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से आपको 1 नंबर का सवाल ज़रूर रहेगा। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और सभी एजेंसियों का क्या काम है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, कहाँ से कहाँ तक वर्क करती है, क्या नेचर है इसका, सभी के बारे में हमने इस वीडियो में बताया है। तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सभी एजेंसियों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो जो सबसे पहला एजेंसी हमारे पास वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये बात आपको याद रखना है, इसका ये फुल फॉर्म है एनसीईआरटी का। अब देखिए इसका कार्य, अब इसका जो है संबंध, रिलेशन किससे होता है? इसका संबंध प्राइमरी से लेकर, प्राइमरी मतलब बोले तो 1 से 5, प्राइमरी से लेकर के 12 तक की स्कूल की शिक्षा से होता है। मतलब कि अगर प्राइमरी से बात करें 1 to 5 से लेकर के 12 तक की एजुकेशन डिपार्टमेंट से यह संबंधित होता है। कौन? एनसीईआरटी, जिसको हम लोग नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहते हैं। इसका कार्य के बारे में बताया गया कि इसका क्या क्या कार्य होता है। तो पाठ्यक्रम निर्माण, पुस्तक उपलब्ध कराना, मतलब इसका सबसे पहला जो काम है वो सिलेबस का निर्माण करना, कैरिकुलम का निर्माण करवाना और पुस्तक उपलब्ध करवाना। पुस्तक जैसा कि आप सभी को पता है, आप 6 का, 7 का, 8 का, 9 का सभी का एनसीईआरटी बुक आता है, एनसीईआरटी बुक आता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका तो सबसे ऑथेंटिक भी माना जाता है। आपको बता दें, किसी भी परीक्षा में अगर किसी प्रश्न पर संदेह होता है तो उसमें कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी के किताब में अगर यह आंसर दिया है तो बिल्कुल सही होगा। तो पाठ्यक्रम के निर्माण में, पाठ्यक्रम निर्माण का भी यह काम करता है और इसका में पुस्तक भी उपलब्ध कराता है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कराना। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च। अनुसंधान को हम लोग बोलते हैं रिसर्च। रिसर्च को हम लोग बोल सकते हैं खोज। अनुसंधान को हम लोग खोज भी कर सकते हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन के क्षेत्र में यह कहीं ना कहीं अनुसंधान कराने पर भी जोर देता है एनसीईआरटी। मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी अनुसंधान, रिसर्च जो होता है, खोज जो होता है, वो सब इस संस्था के द्वारा होता है, एनसीईआरटी के द्वारा ही होता है, इसी एजेंसी के द्वारा ही होता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में शिक्षक प्रशिक्षण देना। जो टीचर होते हैं उस टीचर को ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो ये एजेंसी एक प्रकार का ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपको ये सब काम आपको याद रखना है। इसका क्या, पाठ्यक्रम निर्माण में पुस्तक उपलब्ध कराता है, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कराता है और शिक्षक प्रशिक्षण भी देता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और कहा गया कि ये 2 परीक्षाएँ भी लेती है। कौन कौन सी परीक्षा? पहला तो यह लेता है एनटीएसई, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल टैलेंट सर्च एजुकेशन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एनटीएससी का एग्ज़ाम जो है 8, 9, 10 में होता है। आप सभी जो है फॉर्म भरे होंगे पहले, और नहीं तो आपको पता भी होगा। और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो है यही कंडक्ट कराता है एनसीईआरटी ही। तो ये 2 परीक्षाएं भी लेता है, ये बात ध्यान रखना है। एक तो एनटीएससी का परीक्षा और दूसरा जवाहर नवोदय विद्यालय का परीक्षा इसी एजेंसी के द्वारा लिया जाता है, जिसका नाम है एनसीईआरटी। क्लियर हुआ? तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है एजेंसी के लिए, ठीक है। पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में देखिएगा, इस समय एनसीईआरटी द्वारा बनाया हुआ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि अभी तक का सबसे नवीनतम रिपोर्ट जो है पाठ्यचर्या के क्षेत्र में वो एनसीएफ 2005 है। एनसीएफ 2005 है, जो कि 1993 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसको डेवलप किया गया था। और आप सभी को ये भी पता होगा कि इस दस्तावेज को जो रखने की जिम्मेदारी है, अर्थात जो सजाने की जिम्मेदारी है, दस्तावेज की जो जिम्मेदारी है, वो सब एनसीईआरटी ने ही लिया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये पाठ्यक्रम के रूपरेखा को तैयार करने में भी सहायक है। और एनसीएफ के बारे में आपको याद रखना है कि एनसीएफ 2005, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क।
इसको हिंदी में आप कह सकते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। तो अभी तक का जो सबसे नवीनतम रिपोर्ट है पाठचर्या के क्षेत्र में वो हमारा NCF 2005 है। क्लियर हुआ? तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि इस समय NCERT द्वारा बनाया हुआ राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है, सबसे नवीनतम अभी तक का सबसे लेटेस्ट है। उसके बाद में कुछ पॉइंट और कहा गया कि शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए 5 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय भी चलाती है और एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए भी यह 5 महाविद्यालय जो है चलाती है, अजमेर में, भोपाल में, बेंगलोर में, भुवनेश्वर में, शिलोंग में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर इसका जो है ट्रेनिंग कॉलेज है जो कि NCERT एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो मुख्य रूप से हमने आपको NCERT के बारे में इतना बातें बताई, जो भी बातें हमने बताया सबको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि NCERT से सवाल आपको आ सकता है कि NCERT का एजेंसी का कार्य क्या है, इसका वर्क क्या है, नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़े से ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग CABE की तरफ। ये भी एक प्रकार का एजेंसी है और इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। CABE को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसमें देखिए इसका क्या क्या कार्य है। इसमें कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय लेने वाला यह सबसे शक्तिशाली बोर्ड है। इस बात को ध्यान रखना है। इंडिया में एजुकेशन के क्षेत्र में निर्णय लेने वाला यह सबसे पावरफुल बोर्ड है जिसका नाम है CABE। ठीक है, नाम ही है इसका एडवाइजरी, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको यह बता दे निर्णय लेने का काम करता है ये हमारा CABE। और यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में सलाह भी देती है। अगर आपसे कोई पूछे कि शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार को सलाह देने वाली कौन सी संस्था है, तो आप कह सकते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया, CABE उसको शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं। तीसरा इसमें इसका कार्य है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका अध्यक्ष होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय तो आप जानते होंगे MHRD मिनिस्टर। अब इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, NEP 2020 आया है। अब उसके जो है मंत्री जो है कौन रह गए हैं, तो अभी आपको पता भी होगा, रमेश पोखरियाल साहब। तो ये MHRD को अब नाम जो है बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और ये कहीं ना कहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका अध्यक्ष होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि CABE का जो अध्यक्ष होता है वो शिक्षा मंत्रालय होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के शिक्षा मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष जो होता है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता है और इसका जो सदस्य होता है वो राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर इसका सदस्य होते हैं। किसका? CABE का, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया का। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कहता है केंद्र में 26 सितंबर 1985 को शिक्षा मंत्रालय की जगह मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया। अब यहाँ पर देखिए 1985 की बात यहाँ पर कर रहा है, 1985 की बात कर रहा है कि शिक्षा मंत्रालय की जगह मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था। लेकिन अब क्या हुआ है 2020 में, अब ध्यान रखिएगा 2020 में फिर से इसको चेंज करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह अब क्या नाम रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय फिर से रख दिया गया है, जो कि 1985 में चेंज किया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत में अगर आप लोग बोलेंगे तो हम वीडियो बना देंगे। अगर आपको मन होगा इस चीज़ को पढ़ने का तो कमेंट में आप बताइएगा, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रत्येक टर्म्स को आपके सामने डिस्कस कर देंगे। तो इसके लिए आप कमेंट में बताइएगा अगर आपको पढ़ने की इच्छा होगी तो। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। एक और एजेंसी है जिसका नाम है NUEPA, इसको शॉर्ट फॉर्म में NUEPA कहते हैं, लेकिन इसका जो है फुल फॉर्म दिया हुआ है नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि आपको ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म कोई NUEPA का। ठीक है, इसका जो कार्य है, इसका क्या क्या कार्य होता है NUEPA का, इसका क्या क्या कार्य होता है हम अगले पेज में आपको बताते हैं। देखिए इसका कार्य क्या होता है। देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए योजना बनाता है। कार्य इसका वर्क NUEPA का कार्य क्या क्या है सबसे पहले समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो कार्य है इसका, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए योजना बनाता है। मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा का जितना भी प्लानिंग होता है वो सब NUEPA ही करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है।
दूसरा पॉइंट इसमें इसका कार्य है प्रशंसकों को प्रशिक्षण देना, और कहीं ना कहीं इसको ट्रेनिंग देने का भी यह काम है। और उसके बाद में प्रशंसकों को शिक्षा के क्षेत्र में शोध की सुविधा देना। शोध का मतलब वही होता है, शोध का मतलब आप कह सकते हैं खोज की सुविधा देना, मतलब कहीं ना कहीं शोधनशाला या खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है हमारा NUEPA, ठीक है। शोधकर्ताओं को धन भी उपलब्ध कराता है, और जो शोधकर्ता होते हैं, जो खोजकर्ता होते हैं, उनको ये आप कह सकते हैं स्कॉलरशिप के अंतर्गत में, जैसे आप जो है नेट JRF वगैरह क्वालिफाई करते हैं तो आप रिसर्च करते हैं तो आपको एक स्टाइपेंड मिलता है सरकार के द्वारा उस टाइम पीरियड के थ्रू, कि आपको इतने महीने के जब तक आप रिसर्च करेंगे उसका एक टाइम फिक्स होता है और इसमें आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। तो उस तरह से ये भी संस्था है NUEPA का, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एजेंसी है जिसका नाम है NCTE। अब ये तो बहुत ही फेमस है, आप सभी को पता भी होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, NCTE। आपको पता होगा इसका कार्य क्या क्या है, देखिएगा। वर्क देश के समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करती है। ये तो आपको पता भी होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। आप जहाँ से भी B.Ed किए होंगे तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जब बैचलर ऑफ एजुकेशन करता है, B.Ed करता है या मास्टर ऑफ एजुकेशन करता है, तो सबसे पहले यह देखता है कि NCTE से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। इसका जो हेड है वो हमारा भुवनेश्वर उड़ीसा में है, आप सभी को पता भी होगा। NCTE का जो हेड जो ऑफिस है वो हमारा भुवनेश्वर उड़ीसा में है ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा, जितने भी देश में शिक्षक प्रशिक्षण जो महाविद्यालय हैं, शिक्षक प्रशिक्षण जो संस्था है, उस सब को जो है मान्यता प्रदान करने का जो काम करता है वो कौन करता है, NCTE। और इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। यहाँ से सवाल आपको जरूर आएंगे कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने का काम कौन सी एजेंसी करता है, आपसे सवाल पूछ देगा। ऑप्शन नंबर 1 NCERT, ऑप्शन नंबर 2 CABE, ऑप्शन नंबर 3 NUEPA, ऑप्शन नंबर 4 NCTE। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा एक और एजेंसी है जिसका नाम है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम CIET कहेंगे, और इसका फुल फॉर्म क्या होगा सबसे पहले समझिएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब इसको ध्यान में रखना है, इससे सवाल हालांकि आपको आएंगे नहीं, लेकिन बस इसका फुल फॉर्म ही आप ध्यान में रखिए, और इसके वर्क के बारे में आपको सवाल नहीं पूछे जाते हैं। वही चीज़ हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ से सवाल आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि समय कम है और समय कम में ज़्यादा डीपली पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जहाँ से सवाल आएंगे उसी टाइप का जो है टॉपिक हम आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। एक और संस्था है उसके बाद में SIET, ठीक है, तो ये आपको सेंट्रल लेवल पर काम करता है और ये स्टेट लेवल पर काम करता है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये बात आपको फुल फॉर्म में ध्यान रखना है, SIET का फुल फॉर्म क्या होगा और उस CIET का फुल फॉर्म क्या होगा और SIET का फुल फॉर्म क्या होगा। उसके बाद में नेक्स्ट और एक संस्था है जिसका नाम है SSA, ठीक है, एजेंसी। SSA का फुल फॉर्म जो है आप सभी जानते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का एक नारा है, सब पढ़े और सब बढ़े। देखे होंगे आप अपने गांव में या शहर में अगल बगल में देखे होंगे, जहां प्राइमरी स्कूल होगा वहां पर एक पेंसिल का चित्र बना दिया रहता है, दीवार पर एक पेंसिल का चित्र बनाया हुआ रहता है, और उस पेंसिल पर एक तरफ एक लड़की बैठी रहती है और एक तरफ एक लड़का बैठा रहता है, और उस पर लिखा रहता है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े और सब बढ़े। वो हमारा किसका है, सर्व शिक्षा अभियान का ही नारा है। और इसके बारे में आप समझिएगा, हिस्सेदारी के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत में केंद्र सरकार 50% हिस्सा लगाता है और राज्य सरकार भी 50% हिस्सा लगाता है, मतलब दोनों का 50-50% जो है इसमें ये खर्च का ब्यौरा रहता है। इतना बात आपको ध्यान रखना है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत में। उद्देश्य इसका क्या है, देखिएगा, उद्देश्य ये है कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। मतलब कि सार्वभौमिकरण का मतलब क्या समझे, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब बोले तो देखिए, अगर प्राथमिक शिक्षा कहेगा तो आप कह सकते हैं 1 से 5, अगर प्रारंभिक कहेगा तो 1 से 8 में कह सकते हैं। तो ये कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षा का जितने भी छोटे बच्चे हैं उन सबों का सार्वभौमिकरण करना, मतलब सबको एक साथ लेकर चलना है और सबको एजुकेशन देना है, सबको शिक्षा देना है। दूसरा उद्देश्य इसका क्या है, 6 से 14 वर्ष के बालकों का 100% नामांकन। जो भी बच्चे 6 से 14 साल के हैं
उसका कैसे हमारे स्कूल में नामांकन हो, 100% कैसे नामांकन हो, इसके लिए बहुत सारा इन्होंने अभियान चलाया। और उस अभियान के अंतर्गत में यह सोचते हैं, इनका टारगेट रहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को 100% नामांकन कैसे हो। अब जब नामांकन हो जाए तो ठहराव का दर को बढ़ाना, मतलब कि आप ये समझ ले स्कूल में केवल नामांकन लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। जो बच्चे नामांकित हो गए हैं उनको आप कैसे रोक सकते हैं, उनको आप कैसे स्कूल में ठहराव कर सकते हैं, मतलब कि ये कह दें कि कैसे बच्चों में यह रुचि जागृत कर दें और उसके मन में यह चीज़ें हो जाए कि नहीं हमको पढ़ना है। तो ठहराव की दर को बढ़ाना भी इनका उद्देश्य था, इसीलिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए इसमें। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत में ड्रेस वगैरह, मध्याह्न भोजन वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो ये सब क्या है, ठहराव के दर को बढ़ाने का ये सब सिस्टम चलाया गया, जिससे बच्चे जो है इसको भी देखकर या इसके लालच से भी बच्चे रुकने लगे। तो आप नामांकन तो 100% लेना इसका उद्देश्य था ही, लेकिन ठहराव दर को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य था कि बच्चे कैसे हमारे पास रुके। नेक्स्ट पॉइंट है सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, और बच्चे को हमेशा जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, इसका ये भी उद्देश्य था किसका, सर्व शिक्षा अभियान का। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको हम बताते चले कि ये जो एजेंसी के बारे में हमने आपको बताया है, एजेंसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी एजेंसी हम बताए हैं, इस एजेंसी को बस एक बार आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से सवाल आने की संभावना ज़्यादा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पॉजिटिव और सकारात्मक कमेंट अपना देकर जरूर जाइएगा। तैयारी करते रहे, हम प्रत्येक दिन आपके सामने वीडियो लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।